हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे MCQs ऑन अकाउंट्स पे MCQ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। प्रॉफिट कैन बी फ्रॉडुलेंटली इन्फ्लेटेड बाय, प्रॉफिट को हम फ्रॉडली बढ़ा के दिखा सकते हैं बाय किसके द्वारा? सप्रेजन ऑफ सेल्स रिटर्न, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, सी ओवर एस्टिमेशन ऑफ लायबिलिटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से हम किसके द्वारा प्रॉफिट को फ्रॉडली तरीके से बढ़ा के दिखा सकते हैं? तो पहला पॉइंट से समझते हैं हम पहले। सप्रेजन ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को सप्रेस करना मतलब छुपाना, नहीं दिखाना। तो सेल्स रिटर्न हमें समझना होगा पहले कि प्रॉफिट आता कैसे है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है कंपनी, जहाँ से हमें ट्रेडिंग से बनता है ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है हमें नेट प्रॉफिट। और उसके अलावा बैलेंस शीट बनती है जहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटी शो होते हैं। तो अगर हम सेल्स रिटर्न को नहीं दिखाते हैं, सेल्स कहाँ आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। अगर हम सेल्स रिटर्न नहीं दिखाते हैं, मतलब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके नहीं दिखाते हैं, तो सेल्स बड़ी हुई दिखेगी हमें, सेल्स ज़्यादा दिखेगी हमारे को। तो ज़्यादा दिखेगी सेल्स तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सेल्स रिटर्न को छुपाते हैं तो हमारे प्रॉफिट क्या होंगे? ज़्यादा आएंगे। तो इसका मतलब ए पॉइंट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी पॉइंट भी समझ लेते हैं। ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा और उस पर जो खर्चा हो उसे कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आते हैं। जैसे हम मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब हमने इन्हें रेवेन्यू मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे करने होते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान करके ट्रेडिंग या P&L में दिखा देंगे तो इससे हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने खर्चे दिखा दिए जो कि नहीं थे एक्चुअल में हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हमने उसे P&L में दिखा दिया, तो उससे हमारे प्रॉफिट क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो हमने तो ये पूछा था कि प्रॉफिट किससे बढ़ेंगे? फ्रॉडली, बट इसमें तो प्रॉफिट घट रहे हैं, तो आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी पॉइंट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ लायबिलिटी, हमने लायबिलिटी को ज़्यादा दिखा दिया। लायबिलिटी को ज़्यादा दिखा दिया मतलब हमारी बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वो ज़्यादा दिखा दिया हमने, तो उससे प्रॉफिट का कोई लिंक ही नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? ए पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन ऑफ। जब हम स्टॉक की वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की, तो वो हम करते हैं मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लो पे, जो भी कम होती है उनमें से उस पे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू शो करते हैं। तो ये किस रूल के या किस कन्वेंशन के अनुसार ये बात बोली गई है, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है प्रूडेंस, ठीक है। अब समझते हैं क्यों है प्रूडेंस। देखिए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये है, उसमें ये बात बताई गई है कि हमें जो भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, ठीक है, उसे हमें आज ही शो कर देना है। ये कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लेकिन ये भी कहता है कि फ्यूचर में होने वाले गेन या प्रॉफिट को हमें आज शो नहीं करना, हमें अपनी अकाउंटिंग में उसे शो नहीं करना। लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हमें शो करना है अपनी अकाउंटिंग में, उसे हमें दिखाना है। तो क्योंकि हमें पता है कि मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस, उनमें से मार्केट वैल्यू हमारे को मतलब ये है कि मार्केट में इतने पैसे मिलने वाले हैं, और कॉस्ट हमारी जितने हमारे को लगे थे, तो जो भी उनमें से कम होगा तो हमें उसी को दिखाना है, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है हमें लॉस होगा। मार्केट वैल्यू अगर कम होगी तो हो सकता है हमें लॉस होगा, तो हम उसे कम वैल्यू को दिखाएंगे। और हो सकता है कॉस्ट वैल्यू कम हो, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा हो, तो जो भी कम है उसी को दिखाएंगे हम, क्योंकि हम डरे हुए हैं और हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मतलब हम जो भी वैल्यू कम होगी उसको दिखाएंगे, हम गेन को नहीं दिखाएंगे, हम लॉसेस को मान के दिखा देंगे, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर फॉलो करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, चेंज कर सकते हैं अगर कोई नीड रिक्वायर्ड है या कोई हमारे लॉ के अनुसार हमारे को रिक्वायरमेंट है तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं बाकी, लेकिन नॉर्मली हम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे पॉलिसीज़ को और रूल्स को। डिस्क्लोज़र कहता है, ये कॉन्सेप्ट डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें सारे मटेरियल आइटम्स को हमें अपने अकाउंट्स में शो करना है, जो कि ज़रूरी है, ठीक है, सभी मटेरियल आइटम को शो करना है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स, डबल एंट्री प्रिंसिपल का मतलब है
हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड सिमिलरली क्रेडिट फॉर ईच डेबिट। हर डेबिट का कोई के बदले में कोई क्रेडिट होगा या हर क्रेडिट के लिए कोई डेबिट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा वो यही है, हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड सिमिलरली क्रेडिट फॉर ईच डेबिट। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी के ऑप्शंस क्या हैं एक बार पढ़ देता हूँ। राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्वाइस इन द बुक, डबल एंट्री करनी है हमारे को, बुक में बार बार एंट्री करनी है। मेंटेनिंग द डबल अकाउंट्स फॉर ऑल द, सभी ट्रांजेक्शंस के लिए डबल अकाउंट बनाने हैं। राइटिंग 2 टाइम्स द सेम एंट्री, हर एंट्री को 2 बार लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के लिए डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें किस पे शो करनी होती है? मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर। तो इसका आंसर तो हमने पहले भी कर लिया है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। देखिए ये क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईजी है, एक बार समझ में आ गया ये बात कि क्यों है ऐसा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। और ये किस कॉन्सेप्ट के अनुसार है? ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय, किसके द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है? तो पहले हम समझ लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे जो क्रेडिटर है वो ड्रॉ करता है अपने डेटर पे। मतलब जिस भी पर्सन को पैसे लेने होते हैं वो क्या करता है, वो अपने डेटर को बोलता है कि भाई डेटर आपके पास पैसे नहीं है बट मुझे आपसे पैसे चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपके नाम पे एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूँ, ठीक है, आप उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करो, उस पर साइन करो। ठीक है, मैं ड्रॉ करूँगा इंस्ट्रूमेंट और आप उस पर साइन करोगे और एक्सेप्ट करोगे कि मैं आपसे पेमेंट 3 महीने बाद ले रहा हूँ। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है? वो एक क्रेडिटर ड्रॉ करता है अपने डेटर पे और डेटर उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करता है। ठीक है, उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं इन्हें पेमेंट करूँगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा ड्रॉ किया जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया जाता है वो एक क्रेडिटर के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है।